देख लो अब कैसा कैसा है। ये हम लोग का संयोजन है, सेलों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पिछला वाला श्रेणी क्रम देखे थे, है ना, सेम है, प्रतिरोध जैसा ही है। इसमें क्या होता है, कई प्रकार का सेल लोगे, हम लोग 2 सेल दिखा दिए, उसके बाद एन सेल कर दिया और लास्ट फाइनल सेल कर दिए। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक सेल के पहले सिरे को एक बिंदु से ए से व दूसरे सिरे को अन्य बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ए और बी का संबंध या ए और बी को बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में क्या होता है, धारा का प्रवाह होने लगता है। समझ गए, है ना। मान के चलते हैं, माना सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो, ई, आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर व बाह्य प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तो हम लोग देखेंगे क्या, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो सेल 1 ठो लगाओ या 10 ठो लगाओ, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई ही होगा। श्रेणी क्रम था तो एन था तो एन ही हुआ था, समांतर है खाली ई होगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल क्या, आंतरिक प्रतिरोध। तो वहां पर श्रेणी में कैसा था, 1 2 3 करके एन आर था। यहां पर कैसा होगा, अब चूंकि कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है तो 1/r पहले आंतरिक प्रतिरोध, दूसरे आंतरिक प्रतिरोध का, तीसरे आंतरिक प्रतिरोध का, चौथे आंतरिक प्रतिरोध का, ऐसे ऐसे एन करके चलोगे तो इसका फाइनल को हम लोग कितना मान ले, 1/r डैश मान ले। तो 1/r डैश जो होगा वो होगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश 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 कहां तक, एन सेल तक होगा। तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर n/r होगा। अगर ये 10 सेल है तो 10 गुणित 1/r होगा ना, तो 10 ऊपर में आ जाएगा, तो n सेल है तो n/r। इसको पलटोगे तो r डैश होगा, तो ये भी पलट के r बटे कितना हो जाएगा, n। ठीक, कुल आंतरिक प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अगर पूरे परिपथ का प्रतिरोध देखा जाए, अगर हम लोग देखें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध देखा जाए, क्या देखा जाए, कुल प्रतिरोध देखा जाए, तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होगा। अब मान को रखना चाहो तो रख सकते हो, r प्लस r डैश का मान कितना है, r/n होगा। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो, I हो, अगर परिपथ में हम लोग का कौन सा धारा प्रवाहित हो, I हो, तो I बराबर क्या होता है, V/r। V/r मतलब कुल विभव, तो विभव के जगह में क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, क्योंकि अंदरूनी भाग देख रहे हैं हम लोग। कुल विद्युत वाहक बल बटे कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E बटे कुल प्रतिरोध कितना है, R प्लस N बटे R/n है। अब थोड़ा सा हल करोगे इसको, n का गुणा इधर कर दो तो nr प्लस r होगा, अब बटे n, और ऊपर में सबका बटा कितना है, E। समझे, ये वाला जो का त्यों है, n का गुणा r से होगा तो nr हो जाएगा और प्लस r और पूरे का लघुत्तम n हो जाएगा। बटा का बटा है तो ये n कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा हम लोग का I बराबर NE बटे NR प्लस R होगा। ये है हम लोग का क्या, अभीष्ट व्यंजक। किसके लिए, जब किस क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो तो परिपथ में बहने वाली धारा का अभीष्ट व्यंजक है, संयोजन धारा का। ठीक, अब उसके बाद फिर इसमें 2 कंडीशन आएगा, अधिकतम धारा कब होगी और न्यूनतम धारा कब प्राप्त होगी।
ठीक, तो अब इसके बाद उसी को देख लो, अधिकतम धारा उसके बाद न्यूनतम धारा। कंडीशन देख लो अब इसी में 3 कंडीशन आएगा यहीं से, है ना। स्थिति पहला, अधिकतम धारा के लिए देखो कैसे प्राप्त होगा। यदि हम लोग का एन आर जो है वो आर की तुलना में क्या हो, नगण्य हो। एन आर जो है आर की तुलना में बहुत छोटा हो, तो एन आर को हम लोग क्या ले लेंगे, नगण्य लेने पर। तो इसको मान लेते हैं समीकरण कौन सा, पहला। मान लो समीकरण 1 यहीं पर से, है ना, एक एग्जांपल के, तुम लोग बाद में मान लेना। तब समीकरण 1 से कैसा होगा, I बराबर एन ई बटे एन आर नगण्य होगा तो नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा। अब यहीं से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, मिटा रहा हूं अब यहां से, देखो इसका अब जरूरत नहीं है। तो यहां से हमको यह मिल रहा है कि I बराबर एन को बाहर निकाल दो तो नीचे में क्या बचेगा, ई बटे आर गुणा के रूप में, अर्थात I बराबर एन गुणित एक सेल से बहने वाली धारा। मतलब यहां से हमको यह पता चल रहा है कि अगर समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो होता क्या है, एन आर क्या है हम लोग का, बताओ। आए एन आर क्या है, अब ये आर देखो ना, ये आर क्या है, ये आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, और ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो यदि बाह्य प्रतिरोध जो है वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, ये श्रेणी में उल्टा था, श्रेणी में एन आर इसके साथ था, छोटे के साथ था, आर एन जो है छोटे आर के साथ था, तो वहां पर आंतरिक प्रतिरोध था, यहां उल्टा होगा। तो यहां क्या होगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो इस परिपथ में संयोजन से बहने वाली जो धारा होगी वो एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होगी। मतलब जितना सेल रहेगा उतना धारा प्रवाहित होगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का, या तो इसको कह सकते हो या इसको, वही है दोनों, है ना। दूसरा हम लोग का, अच्छा यहां पर लिखना पड़ेगा ना, लिखने वाला क्या लिखोगे, वही है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या हो, है ना, नगण्य हो, तो पूरे परिपथ में संयोजन से बहने वाली जो धारा है वो एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होती है। और इस स्थिति में परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या प्राप्त होती है, अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। अब दूसरा देख लो किसके लिए, न्यूनतम धारा के लिए। तो जस्ट उल्टा कर दो, यदि R जो है वो छोटा हो किससे, एन आर से, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तब R को क्या ले लोगे, नगण्य लेने पर। कम होगा तो R को नगण्य लोगे, तो नगण्य लोगे तो समीकरण 1 से कैसा हो जाएगा, यही वाले से, I बराबर एन ई बटे कितना हो जाएगा, एन आर, क्योंकि R को नगण्य ले लिए तो R तो खत्म, तो R n से n खत्म, तो E बटे कितना आएगा, R, मतलब I बराबर एक सेल से बहने वाली धारा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तब संयोजन से बहने वाली जो धारा, आई हमेशा याद रखना संयोजन से बहने वाली धारा है, संयोजन कर रहे हैं तब तो बन रहा है, एक अकेले से थोड़ी बह रहा है। तो संयोजन से बहने वाली जो धारा है वो क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा के क्या होगा, बराबर होगा। और उस स्थिति में धारा का मान हमको कैसा प्राप्त होगा, तो यहां तक लिखो, उसके बाद फिर उसी को लिख लेना। ठीक, चलो नोट करो।